Hello guys, welcome to our YouTube channel Education Wire. Let's talk about Horace, a Roman poet or a critic. क्रिटिसिज्म के ऊपर इससे पहले भी हम अपने बहुत सारी वीडियोस लेकर आ चुके हैं, जैसे कि अलग अलग क्रिटिक के ऊपर। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। अप्रोक्सीमेट 12 या 13 वीडियो आपको क्रिटिसिज्म के ऊपर मिल जाएंगी। तो आज बात करेंगे होरेस के बारे में, जो कि एक रोमन क्रिटिक है। अगर आप अपने किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट होरेस। होरेस रोमन क्रिटिक, पोइट एंड सटायरिस्ट थे। होरेस वॉज राइटिंग एट द एज ऑफ ऑगस्टस सीजर, एज ऑफ पीस एंड गोल्डन एज। किसी भी राइटर के बारे में जब भी हम जानते हैं उसके वर्क के बारे में, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि उस टाइम का सिनेरियो क्या था, पॉलिटिकल बैकग्राउंड क्या था और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था। उस टाइम पर क्या सिनेरियो चल रहा था वो हमें जानने की ज़रूरत होती है, क्योंकि हमें इससे राइटर के वर्क के बारे में पता चलता है कि राइटर का व्यू पॉइंट क्या था, उसने ऐसा क्यों लिखा। इस चीज़ को जानने में हमें थोड़ी हेल्प मिलती है। होरेस वॉज राइटिंग एट द एज ऑफ ऑगस्टस सीजर। जो ऑगस्टस सीजर की एज थी, उस टाइम पर ऑगस्टस सीजर जो है किंग थे, और वो जो एज थी एज ऑफ पीस और गोल्डन एज के नाम से जानी गई। अब ऐसा क्यों हुआ? अगर आपने अभी तक रोमन हिस्ट्री के ऊपर जो हमारी वीडियो अगर उसे नहीं देखा है तो आप जाकर उसे देख सकते हैं। आपको पूरी जो रोमन हिस्ट्री है वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी, क्योंकि उसमें डिटेल में डिस्क्राइब किया गया है। एज ऑफ पीस और गोल्डन एज क्यों बोला गया है? क्योंकि इससे पहले जितने भी किंग थे उन्होंने जो अपनी जगह है, जो अपना क्षेत्र है, उसे जोग्राफिकली बढ़ाने के लिए अपना काम किया। उसके लिए ही वॉर की और वॉर चलती रही। इससे पहले ग्रीक थे, ग्रीक के बाद जब रोमन लोग आए तो उन्होंने, जितने भी किंग थे उन्होंने सबने ही लगभग अपने क्षेत्र को बढ़ाने के लिए वॉर की, कभी कहीं कभी कहीं, जिससे कि उनकी जो जगह है वो बढ़ती जाए। जैसे पहले के राजा महाराजा जितने भी किंग होते थे वो इस तरीके से करते थे कि अपनी पावर को बढ़ाने के लिए एक जगह को अब अपने कंट्रोल में कर लिया, उसके बाद दूसरी जगह को कंट्रोल में करना। तो यही सब चलता रहता था। जब ऑगस्टस सीजर की एज थी उस टाइम पर ऑगस्टस सीजर ने अपने जो क्षेत्र है उसी में ही बहुत अच्छे से सेटअप बिठाया, सीनेट बनाई और सारा कुछ अपने कंट्रोल में लेकर बहुत अच्छे से उसी में ही व्यवस्था की। जो भी वो कर सकते थे उसी का बहुत अच्छे से सेटअप किया, इसीलिए इसे एज ऑफ पीस और गोल्डन एज बोला गया। जब अब लिटरेचर में इसकी क्या इम्पोर्टेंस है गोल्डन एज की? क्योंकि जब वॉर नहीं होती थी, सब कुछ अच्छे से सेट करने के लिए काम किया जा रहा था कि अलग अलग जगह जगह पर गवर्नमेंट बनाई गई, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया जगह को। वहाँ बहुत अच्छे से पावर में जो लोग थे उनको अच्छे से हैंडल किया गया। ये सब कुछ वहाँ पर चल रहा था। तो लोगों ने जो है लिटरेचर की तरफ ध्यान दिया, आर्ट और कल्चर की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया गया, लिटरेचर की तरफ ध्यान दिया जाने लगा। लोग ग्रीक लिटरेचर को पढ़ने लगे, जो इनसे पहले ग्रीक लिटरेचर थे, ग्रीक राइटर्स थे, उनके बारे में लोगों ने पढ़ा, जिसकी वजह से लिटरेचर जो है इस टाइम पर ज़्यादा से ज़्यादा आई। लोगों ने कल्चर को इम्पोर्टेंस दी, लिटरेचर को इम्पोर्टेंस दी, और ग्रीक जो राइटर्स हैं उनका रिवाइवल हुआ, उन्हें पढ़ने लगे लोग इसीलिए। Horace's important contribution is Latin poetry and satire. The Romans produced two type of satires, the Menippean satire और the formal satire. होरेस को जो है उनके सटायर के लिए भी जाना जाता है। इन्होंने अलग अलग तरह से सटायर किया अपनी सोसाइटी को लेकर। रोमन्स जो थे वो दो टाइप के सटायर लिखते थे, मैनिपियन सटायर और फॉर्मल सटायर। मैनिपियन सटायर वो होता है जो इनडायरेक्ट सटायर किया जाता है, जिसमें थर्ड पर्सन नरेटिव का यूज़ किया जाता है, और फॉर्मल सटायर वो होता है जो डायरेक्ट सटायर होता है। तो होरेस ने जो लिखा है वो फॉर्मल सटायर लिखा है, और फॉर्मल सटायर के बारे में अभी बताएंगे हम। होरेशियन सटायर क्या है? यही होरेस का जो सटायर है उसे होरेशियन सटायर के नाम से जाना गया है। तो होरेशियन सटायर जो है, होरेस मोक्ड द कंडीशन ऑफ द सोसाइटी इन अ वेरी पीसफुल मैनर. It ridicules universal human folly so that the reader can identify what is being critiqued and laugh. होरेस जो है वो सोसाइटी को मॉक करते हैं एक पीसफुल मैनर में, जिसकी वजह से यूनिवर्सल ह्यूमन फोली का एक लाफ उस पर किया जाता है, उसको रेडिक्यूल किया जाता है, जिसकी वजह से रीडर ये आसानी से समझ जाता है कि किस पर मजाक बनाया गया है, किस पर लाफ किया गया है।
सो होरेस की जो फर्स्ट बुक है सटायर्स और हिज फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क मार्क्ड हिज अराइवल इन रोमन सोसाइटी एंड लैटिन पोइट्री। तो जो होरेस का फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क है वो सटायर पर बेस्ड है और वहीं से उनको रोमन सोसाइटी में उनका अराइवल माना जाता है। होरेशियन सटायर का एक एग्जाम्पल है गलिवर ट्रैवल बाय जोनाथन स्विफ्ट। ये जो गुलिवर ट्रैवल है इसमें एक सीन ये दिखाया गया है कि जब वो लिलीपुट में जाता है तो वहाँ पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने हाई हील्स पहन रखी होती है और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने लो हील पहन रखी होती हैं। तो जो गवर्नमेंट में होते हैं वो लो हील पहने हुए लोग होते हैं जिनके पास पावर होती है। तो वो कहता है कि जो अब आने वाली गवर्नमेंट होगी, जो आने वाले टाइम में जिसके पास पावर होगी वो लो हील्स वालों के पास होगी, ना कि हाई हील्स वालों के। तो कहने का मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट बन रही है उसको अपने काम से कोई लेना देना नहीं है, किसी की कैपेबिलिटी से लेना देना नहीं है। बस जो लो हील्स के हैं वही जो प्रथा चली आ रही है वापस से उन्हें ही पावर मिलेगी। सो इस तरीके से सटायर प्रेजेंट किया गया है जो कि आने वाले टाइम में, ये अभी तो होरेशियन सटायर, होरेस जो है जिस तरीके से सटायर यूज़ करते थे, जिस तरीके से वो सटायर करते थे, वो आगे आने वाले टाइम में जोनाथन स्विफ्ट ने अपने गलिवर ट्रैवल में उसको यूज़ किया। तो होरेशियन सटायर के बहुत सारे एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे। अलग अलग राइटर्स ने अलग अलग एज में होरेशियन सटायर का यूज़ किया है और होरेशियन सटायर करने के तरीके को अपनाया है। एक जुवेनियल सटायर और एक मैनिपियन सटायर भी होता है। जुवेनियल सटायर इसमें नहीं है, लेकिन मैनिपियन सटायर जो है रोमन्स लिखते थे। तो जुवेनियल सटायर क्या है? जुवेनियल सटायर जो है अटैक करता है पब्लिक ऑफिशियल और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को थ्रू इस सटायर्स, अपने सटायर के थ्रू। ही यूजेस स्ट्रॉन्ग आयरनी एंड सरकाजम। इट्स एम टू प्रोवोक चेंज इन द सोसाइटी। जुवेनियल सटायर इज नॉट ऑफन एज ह्यूमरस। इसका जो मेन एम होता है, एक तो ये डायरेक्ट होता है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और ऑर्गेनाइजेशन पर डायरेक्ट होता है, आयरनी का यूज़ किया जाता है, और जो इसका मेन एम होता है वो चेंज इन सोसाइटी होता है। सटायर का मेन एम सोसाइटी में चेंज लाना ही होता है वैसे, तो इसीलिए हर किसी ने अपने अकॉर्डिंग सटायर यूज़ किया। होरेस ने जो किया वो पीसफुल मैनर में किया, जुवेनियल ने जो किया वो डायरेक्ट अटैक किया, और मैनिपियन सटायर जो होता है, जैसा कि हम मैन से याद रख सकते हैं, एक स्पेसिफिक चीज़ पर किया जाता है या फिर किसी स्पेसिफिक पर्सन और इंडिविजुअल के नेचर पे किया जाता है। दिस टाइप ऑफ सटायर ऑफन रेडिक्यूल्स सिंगल माइंडेड पीपल सच एज बाइगोर्स और माइजर्स। तो किसी एक इंसान की पर्टिकुलर क्वालिटी पर या किसी एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल पर किया गया सटायर मैनिपियन सटायर है। होरेस वॉज नोन फॉर हिज ओड्स ऑल्सो। होरेस जो है अपने ओड्स के लिए भी जाने जाते थे। इनका जो ओड है वो, इन्होंने जो है अब बहुत सारे ओड लिखे हैं और उसके थीम जो थे वो अलग अलग प्रकार के होते थे। ओड क्या होता है? ओड एक पोएम है, अ पोएम दैट इज रिटन फॉर अ स्पेशल ओकेजन और दैट स्पीक्स टू अ पर्टिकुलर पर्सन। अ क्लासिक ओड इज स्ट्रक्चर्ड इन 3 मेजर पार्ट्स, स्ट्रोफे, एंटीस्ट्रोफे एंड इपोड। तो एक पोएम के फॉर्म में होता था, और क्लासिक ओड के जो है 3 पार्ट होते हैं, स्ट्रोफे, एंटीस्ट्रोफे और इपोड। इम्पोर्टेंट वर्क की बात करें अब, होरेस के जो इम्पोर्टेंट वर्क हैं वो क्या क्या हैं? इन्होंने लिखे सटायर्स, इपोड्स, ओड्स, एपिस्टल्स एंड आर्स पोइटिका। आर्स पोइटिका के बारे में जाने तो आर्स पोइटिका है क्या? ये बहुत ही फेमस वर्क है। आर्स पोइटिका में बताया क्या गया है? आर्स पोइटिका और द आर्ट ऑफ पोइट्री इज अ पोएम रिटन बाय होरेस। आर्स पोइटिका जो है वो आर्ट ऑफ पोइट्री है, होरेस ने लिखी है ये। ही एडवाइसेस पोइट्स ऑन द आर्ट ऑफ राइटिंग पोइट्री एंड ड्रामा। इसमें उन्होंने पोइट्स को एडवाइस किया है कि पोइट्री किस तरह लिखी जानी चाहिए और ड्रामा किस तरह लिखा जाना चाहिए। ये जो वर्क हैं इनके लैटिन में लिखे गए हैं, और ये जो स्पेशली आर्स पोइटिका है ये बेन जॉनसन ने ट्रांसलेट किया है इन 1640 में। बहुत टाइम बाद होरेस ने लिखा था रोमन सिविलाइजेशन के टाइम पर, और इसे बेन जॉनसन ने ट्रांसलेट किया है इन 1640 में। इसके बाद आने वाले राइटर्स जिन्होंने होरेस को फॉलो किया वो है अलेक्जेंडर पोप, जिन्होंने लिखा एसे ऑन क्रिटिसिज्म, जो कि बेस्ड है आर्स पोइटिका पे। इन्होंने लिखा ये 1709 में। अलेक्जेंडर पोप ने होरेस की बहुत सारी रूल्स रेगुलेशन को बताया है अपनी एज के टाइम पर,
और रोमांटिक राइटर लॉर्ड बायरन ने भी अपने डॉन जॉन में इस होरेस की आर्स पोइटिका से बहुत सारी चीज़ें लेकर यूज़ किया और लोगों को बताने का प्रयास किया है। अलेक्जेंडर पोप ने अपने एसे ऑफ क्रिटिसिज्म में उस टाइम के जो नोविस हैं, जो उस टाइम में लिखने वाले राइटर्स हैं, जो कि किसी को कॉपी कर कर लिख रहे थे या फिर किसी से सीख कर उनको पूरी तरह इमिटेट कर रहे थे, जो नए नए राइटर्स आ रहे थे, उनको समझाने के लिए इन्होंने होरेस के ऊपर लिखा, जो कि इन्होंने अपने एसे ऑन क्रिटिसिज्म में लिखा। इन्होंने उसमें बताया कि किस तरह से पोइट होने चाहिए, जैसा कि होरेस ने बताया वही चीज़ें इन्होंने भी अपने एसे ऑन क्रिटिसिज्म में बताई हैं। अब होरेस जो है अपने आर्स पोइटिका में पोइट्री के बारे में क्या कहते हैं, जैसा कि हमने बताया ये पोइट्स के बारे में और ड्रामा के बारे में, पोइट्री के बारे में इन्होंने बताया कि पोइट को किस तरह से पोइट्री लिखनी चाहिए या ड्रामा किस तरह से होना चाहिए। तो इन्होंने जो अभी पोइट्री के बारे में बताया वो जानते हैं। पोइट्री शुड बी डिलाइट द माइंड एज वेल एज सोल। सो पोइट्री जो है डिलाइट होनी चाहिए, माइंड को भी जो पीस दे और साथ में सोल को भी। He says poetry is creative imitation, something new out of old. तो जैसा कि एक क्रिटिक ने ये कहा कि पोइट्री जो है सिर्फ और सिर्फ इमिटेशन है, लेकिन ऐसा नहीं है। प्लेटो ने कहा कि पोइट्री जो है सिर्फ और सिर्फ इमिटेशन है, लेकिन एरिस्टोटल ने और होरेस ने ये कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ इमिटेशन नहीं है, ये एक क्रिएटिव इमिटेशन है, यानी कि समथिंग न्यू आउट ऑफ ओल्ड। आपने ओल्ड को देखकर उसमें कुछ अपना एडिशन करके न्यू और वो सबके सामने प्रेजेंट किया, तो ये क्या हो गई, क्रिएटिव इमिटेशन है। ही सेड दैट द एंटायर वर्क शुड बी ब्यूटीफुल, नॉट जस्ट फ्यू लाइन्स। तो होरेस कहते हैं कि कुछ लाइनें या कुछ पॉइंट्स ही अच्छे नहीं होने चाहिए, पूरा वर्क अच्छा होना चाहिए। अगर कोई इंसान वर्क लिख रहा है तो उस पर उसके 100% एफर्ट होने चाहिए, पूरा का पूरा वर्क ब्यूटीफुल होना चाहिए। कुछ लाइंस को लेकर हम जज नहीं कर सकते कि कुछ लाइन अच्छी है तो वर्क अच्छा है, ऐसा नहीं है। ही सेड दैट वर्ड्स यूज इन पोइट्री शुड बी डिफरेंट फ्रॉम द कॉमन लैंग्वेज। जो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं पोइट्री में वो डिफरेंट होने चाहिए कॉमन लैंग्वेज से। A poet should publish a poem after keeping it for 10 years. The most important point written by Horace कि पोइट जो है उसे अपना वर्क तब पब्लिश करना चाहिए 10 साल बाद, यानी कि जब उसके अंदर वो इमोशंस है, जब वो वर्क को लिख रहा है उसके 10 साल बाद, यानी कि एग्जैक्ट 10 ईयर्स नहीं बट कुछ समय बाद जब वो शांत होकर उस चीज़ को पढ़ता है तो वापस से उसे वही चीज़ फील होती है जो उस टाइम में जब उसने लिखी थी तब उसे फील हुई थी। क्या वो सिचुएशन आज भी उस वर्क को पढ़ने के बाद उतनी ही फील हो रही है? तब उसे उस वर्क को पब्लिश करना चाहिए, अदरवाइज उसे दोबारा से एडिटिंग की तरफ ध्यान देना चाहिए। फंक्शन ऑफ पोइट्री इज़ टू टीच एंड डिलाइट। फंक्शन जो है पोइट्री का वो टीच भी करना भी है, डिलाइट करना भी है, यानी कि मोरली भी उसे जो वर्क है वो मोरली भी अच्छा होना चाहिए और डिलाइट खुशी भी देनी चाहिए, माइंड को पीस भी देना चाहिए, सोल को भी। इट इज़ नॉट जस्ट इमिटेशन बट मिक्स फैक्ट्स विद फैंसी एंड पुट समथिंग ऑफ हिज ओन विच इज़ न्यू। ये जस्ट इमिटेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं है, बल्कि फैक्ट्स और फैंसी पे भी फैक्ट्स को फैंसी के साथ मिक्स किया गया है। समथिंग ऑफ हिज ओन विच इज़ न्यू, मतलब कि अगर तुम कुछ ओल्ड ले रहे हो उसके अंदर कुछ न्यू का एडिशन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा ही न्यू हो, फैमिलियर चीज़ें भी होनी चाहिए जिसे लोग जानते हैं ऑलरेडी। सो लैंग्वेज शुड बी क्लियर एंड इफेक्टिव। जो लैंग्वेज है वो क्लियर और इफेक्टिव होनी चाहिए जिसे लोग समझ सकें। अबाउट ड्रामा, ड्रामा के बारे में क्या कहते हैं? प्लॉट शुड बी बेस्ड ऑन ओल्ड फैमिलियर स्टोरी, ओल्ड माइथोलॉजिकल स्टोरी शुड बी बोरोड फ्रॉम फैमिलियर मटेरियल। लोगों को पहले से ही उसके बारे में पता है, वहीं से अपना जो प्लॉट है वहीं से बोरो करना चाहिए, उसी में न्यू का एडिशन करके आप उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। शो फ्लैशबैक, जो है स्टार्टिंग में ही फ्लैशबैक दिखा देने चाहिए कि किस तरह से क्या क्या होने वाला है, कुछ इस तरह का वो ड्रामा सही मानते थे। गॉड कम्स व्हेन नीडेड, डोंट मेक इट कंपल्सरी। जैसे कि गॉड जो है हर टाइम अगर भगवान ही आ गए, ड्रामा में जो प्रेजेंट किया जा रहा है स्टेज पे, अगर हर टाइम उसमें भगवान ही दिखा दिए जाएं कि ह्यूमन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ही वही कर रहे हैं, तो लोगों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा?
तो ऐसा नहीं होना चाहिए। गॉड को वहाँ पर लाना चाहिए जहाँ पर उनको ज़रूरी दिखाया जाए। ऐसा नहीं है कि गॉड हर जगह ही दिखा दिए जाए कि सारी ह्यूमन प्रॉब्लम का सोल्यूशन ही वही कर रहे हैं। तो वहाँ लाना चाहिए जहाँ उनकी ज़रूरत है, वहीं दिखाना चाहिए। नॉट मोर देन 5 एक्ट्स, जो ड्रामा है वो 5 एक्ट से ऊपर का नहीं होना चाहिए। लैंग्वेज शुड बी क्लियर और इफेक्टिव। सुपर नेचुरल एलिमेंट शुड नॉट यूज़ अननेसेसरीली। सो सुपर नेचुरल एलिमेंट्स हैं वो भी अननेसेसरीली यूज़ नहीं होने चाहिए कि ह्यूमन प्रॉब्लम का सोल्यूशन ही वही करें आ करके। सिंसेरिटी ऑफ एक्सप्रेशन शुड बी यूज्ड। सिंसेरिटी होनी चाहिए एक्सप्रेशन में, लोगों को समझ आना चाहिए कि चल क्या रहा है इस ड्रामा में। एंड होरेस कंसिडर्ड द आयम्बिक मीटर एज अ मोस्ट सुटेबल फॉर ड्रामा वेदर कॉमेडी और ट्रेजेडी। इन्होंने आयम्बिक मीटर को इम्पोर्टेंस दी है कि ट्रेजेडी हो चाहे कॉमेडी, आयम्बिक मीटर होना चाहिए, क्योंकि इसमें स्ट्रेस दिया जाता है। तो वो स्ट्रेस के माध्यम से जब भी हम कोई बात बोलते हैं स्ट्रेस देकर, वो सामने वाले को बहुत अच्छे से समझ आती है। सो ये है होरेस के बारे में। तो अब तक आपने जाना होरेस जो है वो क्रिटिक है, और इन्होंने जो है अपनी राइटिंग जो शुरू की थी वो ऑगस्टन सीजर की एज में की थी, जो कि एज ऑफ पीस और गोल्डन एज है। सो उस टाइम का सिनेरियो कैसा था उसी के अकॉर्डिंग सब चीज़ लिखी गई है। इनके सटायर और ओट्स काफ़ी फेमस थे। होरेशियन सटायर जो है गलिवर ट्रैवल, उसका एग्जाम्पल आपने देखा। और इसके अलावा आर्स पोइटिका जो इनका मोस्ट फेमस वर्क है, उसमें इन्होंने पोइट्स को सजेशन दिया है, पोइट्स को एडवाइस दी है कि पोइट्री किस तरह लिखनी चाहिए, और ड्रामा के बारे में भी बताया कि ड्रामा में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, प्लॉट किस तरह होना चाहिए। और पोइट्स को एडवाइस दी है कि वो अपना वर्क जो है 10 ईयर तक रखें, उसके बाद भी वो सेम चीज़ फील करते हैं तो उन्हें पब्लिश करना चाहिए। इस तरह से अलग अलग पॉइंट्स इन्होंने बताए हैं कि पोइट्री कैसी होनी चाहिए और ड्रामा कैसा होना चाहिए। सो आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।